हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में हमको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि जो हमारी जो मुंह होता है और जबान होता है उनको बोलने में स्पर्श होती हैं ये, ठीक है। तो वहीं से ये निकला है ये स्पर्श व्यंजन। जब आप मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देखोगे तो बाकी चीजें सारी अच्छे से समझ में आएंगी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छा जो है वो एक स्पर्श व्यंजन है। देखो, चावर गुगा, कावर गुगा, और जो आपका टावर गुगा, जितने भी आपके वर्ग होते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं। अब देखो, छा जो है ये किस में आता है? चा वर्ग में आता है। चा, छा, जा, झा, या। तो इसलिए झा जो होगा वो एक छा जो है वो एक स्पर्श व्यंजन होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। पा का उच्चारण स्थान बताओ कि पा का उच्चारण स्थान क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कि पा का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो पहले तो आप ये जान लो कि पा जो है वो कौन से वर्ग में आता है? पा वर्ग में ही आता है। पा, फा, बा, भा, मा। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी हिंदी जो है वो एक राजभाषा है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सही वर्तनी बताना है। क्वेश्चन नंबर 117, जल्दी बताओ। अघोपतन आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अध पतन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? तो देखो, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कैंची। कैंची शब्द जो है वो एक तुर्की भाषा का शब्द है, जबकि जो रिक्शा है ये जैपनीज यानी कि जापानी भाषा का शब्द है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। और जो कैंची है ये तुर्की भाषा का शब्द है। आम शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है? आम। तो आम आप सभी लोग जानते हैं ये एक तद्भव शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका जो तत्सम होगा वो होगा आम्र, ठीक है। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं? उस संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम घर जा रहा है, राम एक संज्ञा है और ये भी हमको बोध हो रहा है ये एक ही व्यक्ति है। प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी बताओ। प्रियतम का स्त्रीलिंग, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? प्रियतमा। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक शब्द का प्रयोग होता है। हर एक शब्द का जो प्रयोग है वो किस शब्द में होता है, या जो हर एक शब्द जो है वो शब्द की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक वचन शब्द। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। लोग सांपों से बहुत डरते हैं। रेखांकित कारक को बताइए। अब देखो, सांपों से कारक चिन्ह का यूज हो रहा है। अब ये बताओ कि जब से कारक चिन्ह का यूज होता है तो कौन सा कारक आता है?
कर्ता ने कर्म को करण से और अपादान से भी होता है। अब देखो, जब सांप से डरोगे तो दूर तो रहोगे, सांप से पास तो जाओगे नहीं। और जब से कारक चिन्ह का यूज दूर होने के लिए हो, यानी कि अलग होने के लिए हो, तो वहां अपादान कारक होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान कीजिए। कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उसको। उसको शब्द जो है वो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? जल्दी बताओ, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब देखो, आकाश में क्या उड़ रही है, यानी कि चिड़िया जो है, चिड़िया आकाश में क्या उड़ रही है? तो यहाँ पर आंसर आ रहा नहीं आ रहा? जब किसी भी वाक्य में क्वेश्चन पूछ रहे पर आंसर ना आए तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्रिया होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, तो इसको क्या कहेंगे आप? तो इसको कहेंगे हम हेतु हेतु मदभूत, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। कल बताया था मैंने, पूरा एक्सप्लेन किया था हेतु हेतु मदभूत क्या होता है या वर्तमान क्या होता है, ठीक है। और ये डेफिनेशन ही इसी की है, क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, तो वहां पर क्या होगा? हेतु हेतु मदभूत होगा, ठीक है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। जल्दी बताइए, रेखांकित शब्द जो है वो बूंद बूंद होगा, तो ये एक क्रिया विशेषण शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाय से नहीं बैठा जाता, ये कैसा वाक्य है? वाच्य की दृष्टि से, तो ये एक भाववाच्य है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? जल्दी बताओ, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि गौशाला किस समास का उदाहरण है? जल्दी बताइए, गौशाला किस समास का उदाहरण है? अच्छा, परम परमात्मा में आप ये तो समझ गए होंगे, परम प्लस आत्मा, ये तो संधि विच्छेद आप कर ही लोगे, है ना। और छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनाएंगे तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। तो मैंने अगर एक्सप्लेन नहीं किया हो तो अब कर दिया। गौशाला यानी कि जहाँ गाय रहती हो, गाय की शाला, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहां अपने आप ही तत्पुरुष समास हो जाता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। अपलक में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो अपलक में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर आपका जो उपसर्ग होगा वो होगा आपका आ उपसर्ग। ध्यान रखना, अप उपसर्ग नहीं लगा देना, आ उपसर्ग होगा, क्योंकि पलक ये एक अलग शब्द होगा। धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो धुंधला में जो आपका प्रत्यय होगा वह होगा आपका ला प्रत्यय, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कौन सा तत्सम शब्द है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? विवाह। विवाह जो है वो एक तत्सम शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निकेतन का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? निकेतन का मतलब होता है घर, तो सदन तो होगा, आलय भी होगा। अब ओक और विश्राम गृह में बता लीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विश्राम गृह, ये जो है ये निकेतन का पर्यायवाची नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अपमान का ब्लूम शब्द क्या होगा? तो अपमान का ब्लूम शब्द बहुत सिंपल है, सम्मान होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नियत और नियत शब्द का अर्थ बताना है। अब देखो, नियत, नियत माने होता है आपका जो बिल्कुल स्थिर रहे, निश्चित हो, उसको बोलते हैं नियत। और नियत वो होता है आपका इरादा, आपकी नियत क्या है? तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अंतेवासी शब्द को स्पष्ट करने के लिए वाक्यांश बताना है, यानी कि एक शब्द आपको दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा है। 138 में देख लीजिए, जो गुरु के समीप रहता है उसको बोलते हैं अंतेवासी, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। भुंजी भांग ना होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भुंजी भांग ना होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दरिद्र होना, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है, जल्दी बताओ कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रागिनी अपने आप चली गई। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वह जिंदगी क्या, जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, वह जिंदगी क्या जो जिंदगी सिर्फ पानी सी बही। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरू अनी चलत रेणु मनु, तनु मंडित मुख गदी लेप किए, में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो आपका अलंकार हो जाएगा वह हो जाएगा वात्सल्य। अलंकार नहीं, रस। वात्सल्य रस होगा इसका स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल्य रति। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलेगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। कल ही मैंने आपको रचनाएं वाली वीडियो पढ़ाई, उसमें बताया था मधुशाला किसकी रचना है, बताओ। मधुशाला, मधुबाला, ये किसकी रचना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष और किसे मिला। पहले की बात हो रही है और सिंपल भी क्वेश्चन है। वर्ष तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस में एक ही वर्ष दिया। अब किसको मिला ये पता लगा लो, और इस क्वेश्चंस का जब आपको पता आंसर पड़ जाए तो कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 5 क्वेश्चंस, नहीं लेकर के आया क्योंकि वो गद्दांश में जा रहे। तो टोटल 32 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके लिए अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।